हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम बात करते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में हमने विसरण के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक परासरण के बारे में। देखिए परासरण क्या होता है, इसके बाद ऑस्मोसिस, आज हम ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि विसरण क्या होता है। विसरण का मतलब होता है फैलना, विसरित होना। विसरित चाहे वो विलायकों में हो, चाहे वो विलयन में हो, अर्थात कोई भी पदार्थ है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्र विलयन की ओर, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जब गमन कर रहा है या गति कर रहा है, फैल रहा है, तो वो प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो परासरण भी एक विसरण क्रिया ही होती है। यदि देखा जाए तो परासरण भी एक क्या है, विसरण क्रिया ही कहलाती है। विसरण क्रिया, परासरण क्या है, विसरण क्रिया। यदि हम परासरण को समझें, देखिए परासरण होता है, परासरण देखिए परासरण क्या होता है, इंट्रोडक्शन से। परासरण वह क्रिया होती है जब कोई भी विलयन या कोई भी विलायक अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की, कोई भी विलायक के अणु है अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। कब तक? जब तक कि अधिक सांद्र विलयन कम सांद्र विलयन के साथ साम्य अवस्था विस्थापित ना करे। तो उस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, ये जो क्रिया निरंतर जब तक साम्य अवस्था ना हो जाए तब तक ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परासरण। परासरण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली, एक महत्वपूर्ण झिल्ली काम में ली जाती है, या अर्धपारगम्य झिल्ली के विसरित अणुओं का ही जो विशेष अणु ही झिल्ली के आर पार हो सकते हैं, और उस झिल्ली में जब तक आर पार होते हैं तब तक कि बाहर का विलयन और अंदर का विलयन साम्य अवस्था में ना आ जाए। इस प्रकार की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो परासरण क्रिया कहलाती है। एक बार दोबारा से डिटेल से आप सुने कि परासरण क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरित करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परासरण क्रिया कहलाती है। परासरण क्रिया वह क्रिया जिसमें विलायकों के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण होता है। अर्थात विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना
इसके द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। वह क्रिया होती है परासरण क्रिया जिसमें विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या होता है, मिश्रण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। मान के चलिए इसमें मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें विलयन भरा हुआ है, इसको हम जीवद्रव बोल सकते हैं। जीव ये जल के अंदर है, क्या है, जल के, इसमें ये जल है। जीवद्रव की सांद्रता क्या है, अधिक है, अधिक सांद्रता है, और जल की सांद्रता क्या है, कम। तो जल क्या करेगा, जीवद्रव के अंदर की ओर गमन करेगा, कोशिका के अंदर की ओर गमन करेगा। जैसे कोशिका के अंदर की ओर गमन करेगा तो कम सांद्रता से कहाँ जा रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। भाई कम सांद्रता है और अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, तो यहाँ विलायक क्या है, जल, और जल क्या है यहाँ पे, विलायक। चूंकि जीवद्रव्य जो है, जीवद्रव्य में अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे प्रोटीन है, वसा है, स्टार्च है, ये सभी इसमें मिले। अब इसमें जल की मात्रा क्या है, कम है। जल की मात्रा क्या है, अब फिलहाल कम। जैसे कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें विशेष पदार्थ बचते हैं। अब ये जीवद्रव के अंदर प्रोटीन है, वसा है, ये जो ये जीवद्रव है, जो कोशिका है, ये शुद्ध जल के विलायकों को ग्रहण करेगी, अणुओं को ग्रहण करेगी। और जैसे अणुओं को, क्योंकि जल से ही विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जीवद्रवों को मिलेंगे, तो जल को ग्रहण करेगी। अब जैसे ये जल को ग्रहण करेगी तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणु अंदर की ओर विचलित होंगे। और ये विसरण कब तक चलेगा, जब तक, कब तक चलेगा, जब तक साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए। ये कब तक चलेगा, जब तक साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए। जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता है तब तक जल कोशिका के जीवद्रव के अंदर की ओर चलता रहेगा, अर्थात अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परासरण क्रिया। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। इसको डिटेल से समझने के लिए हम एक प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग क्या है, परासरण को समझने के लिए हम परासरण का प्रदर्शन करते हैं। हम प्रदर्शन करते हैं इस प्रकार से। इसको दूसरे नाम से भी आप समझ सकते हो, थीसल की थ्योरी या सिद्धांत या प्रयोग के नाम से इसको समझ सकते हैं। थीसल कीप एक प्रकार का लंबा कीप होता है। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं,
ये मान लीजिए बीकर है, ये बीकर लिया है, एक बीकर ले लिया जाता है, थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको। हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर हमने जल भर दिया है, जल भर दिया। ये जो थीसल कीट है, इसको इसके अंदर हम इस थीसल कीट के अंदर हम शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं। और इसको एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा नीचे से बंद कर देते हैं। इस थीसल कीट को हम बीकर के अंदर उल्टा रख देते हैं। थीसल कीट का जो चौड़ा मुंह है उसको हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बंद कर देते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली हमने नीचे लगा दी है। इसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन भर दिया है। इसका प्राइमरी लेवल हम अंकित कर लेते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं, इन दिस फ्यू टाइम्स हम देखते हैं कि शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है हमको कुछ नल की, ये जो नली है इसके ऊपर की ओर दिखाई देता है, जिसको फाइनल लेवल हम काम कर लेते हैं। अर्थात शुगर का जो कंसंट्रेशन था वो क्या था, हाई था, अर्थात सांद्रता क्या थी इसकी, अधिक। और वाटर जो जल है उसकी सांद्रता क्या है, कम। अर्थात कम सांद्रता से जल के अणु कहाँ जा रहे हैं, कम सांद्रता से जल के अणु अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। कम सांद्रता से जल के अणु अधिक सांद्रता की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जो जल के अणु है, जल के अणु कहाँ कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। फाइनली हमने देखा कि जल के अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो थ्योरी है यह प्रदर्शित करती है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में क्या हो रहा है, परासरण क्रिया हो रही है। तो हमने परासरण का प्रदर्शन देखा। इसके बाद में हम बात करते हैं परासरण से संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में। देखिए, परासरण क्रिया एक विसरण क्रिया है, हम जानते हैं, क्योंकि विसरण होता है जीव द्रव की ओर या जीव द्रव से बाहर की ओर। तो हम यह प्रदर्शित या हम कह सकते हैं कि परासरण क्रिया एक
विसरण क्रिया है जिसमें प्रासरण क्रिया एक विसरण क्रिया है जिसमें शुद्ध विलायकों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। देखिए इस लाइन को समझिए आप। देखिए प्रासरण एक विसरण क्रिया है। जरूरी नहीं है कि विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ही गति करें। इसमें यह कंडीशन जब आती है तब जिसमें ये गति कर रहे हैं अंदर की ओर विलयन सॉल्यूशन है और उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। जल है उसकी सांद्रता फिलहाल क्या है, कम है, कम है। तो उस सिचुएशन में क्योंकि विलयन के अंदर विलायक की सांद्रता अधिक है और विलय की सांद्रता कम है, तो इस स्थिति में जल है वो अंदर से बाहर की ओर बाहर से अंदर की ओर गति करेगा। तो ये जो मूवमेंट्स होती है इसको हम क्या कह सकते हैं, परासरण क्रिया, जिसमें शुद्ध विलायकों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना होता है या गमन करते रहते। ठीक है, अर्थात शुद्ध विलायक कहने का मतलब ये है शुद्ध विलायकों का परासरण सबसे अधिक होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि शुद्ध विलायकों की सांद्रता विलयन से अधिक होती है। आई बात समझ में? लाइन को समझिए, कहना क्या चाह रहा है कि प्रासरण क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है क्योंकि एक विसरण क्रिया है, और विसरण क्रिया क्या है कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि जो शुद्ध विलायक होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। चूंकि विलयन की सांद्रता क्या है, कम है। क्यों है कम? क्योंकि विलयन के अंदर विलेय पदार्थ बचा हुआ है, विलायक तो है ही नहीं भाई। विलायक तो मुक्त ऊर्जा के रूप में, कंपाउंड जो एनर्जी है उसके रूप में खर्च हो चुकी है। अब उसको जल की आवश्यकता है। अब उस विलयन के अंदर जल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई? कोशिका है, कोशिका के अंदर जल मूवमेंट्स कर चुका है, उसमें एनर्जी कंपाउंड हो चुकी है पूर्ण रूप से। अब कोशिका में विलेय पदार्थ बचे हुए जो मुख्य रूप से जो मुख्य खनिज जो भी तत्व है उसमें है, स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स जो भी है, वो सभी बचे हुए हैं उसके अंदर। अब उसमें जल की मात्रा है ही, मतलब कि शुद्ध विलायक तो उसमें है ही। अब शुद्ध विलायक की सांद्रता उस समय क्या है, ज़्यादा है, और विलयन के अंदर जो विलायक है उसकी सांद्रता क्या है, कम। तो विलायक अपनी क्या करेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। किसमें? उस विलयन के अंदर। लेकिन उस विलयन की सांद्रता उस विलायक की सांद्रता की अपेक्षा क्या है, अधिक है। इसलिए कहा गया है कि शुद्ध विलायकों की सांद्रता विलयन से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद में हम परासरण दो प्रकार का होता है। परासरण क्रिया दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। वैसे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं समझने की दृष्टि से। परासरण क्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1
अंतःपरासरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट सेकंड होती है बहिःपरासरण। मोमेंट्स एक्सो ऑस्मोसिस। एक होता है शम परासरण क्रिया, आइसो बोलते हैं, आइसोस्मोसिस। एंडो, हेक्सो और आइसो, तीन प्रकार की परासरण क्रिया होती है। तो इसको डिटेल से हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, जब अंतःपरासरण क्रिया क्या होता है? अंतः का मतलब होता है अंदर की। ऐसी परासरण क्रिया जिसमें मान लीजिए हमने कोई कोशिका ली, उस कोशिका का मान लीजिए हमने ये जल है, बीकर है, ये कोशिका ले लिए, इसको जल के अंदर डुबो दिया हमने, जल के अंदर रखा है इसको। इसके अंदर जीवद्रव भरा हुआ है, ये कोशिका है, ये बाद में झिल्ली है ऊपर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, ये है जल, वाटर है, या जल नहीं, सॉल्यूशन मान सकते हो, सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, शर्करा का विलयन मान सकते हो। देखिए, अंतःपरासरण क्रिया क्या होती है? अंतःपरासरण क्रिया किस प्रकार से होती है? मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने एक कोशिका रख दी जल के अंदर। ऐसा घोल जिसमें रखी हुई कोशिका की अपेक्षा, ऐसा घोल या जिसका मतलब ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका या जीवद्रव्य की सांद्रता से क्या है? कम है। मतलब जो ये घोल है, ये विलयन है, इसकी सांद्रता क्या है? कम है। किसकी अपेक्षा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपेक्षा इसकी क्या है? अधिक। ऐसा घोल या ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस भी बोल सकते हो इसको, या जीवद्रव्य भी बोल सकते हो, जीवद्रव्य की अपेक्षा कम होती है विलयन की सांद्रता। तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में जो विलयन है उसमें उपस्थित जल के अणु, इस विलयन में उपस्थित जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, सेमीफेरेबल मेम्ब्रेन्स या अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। कोशिका के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो जैसे ये कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस कोशिका फूलेगी, जल की मात्रा अंदर जाएगी, जल के अणु अंदर जाएंगे, कोशिका फूलेगी। और ये कोशिका कब तक फूलेगी? जब तक कि साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। जैसे साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, अर्थात आंतरिक और बाह्य विलयनों की सांद्रता जब समान आ जाती है, तो यह स्थिति रुक जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया क्या कहलाती है? अंतःपरासरण। अंतः का मतलब अंदर की ओर गया नहीं गया, भाई जल है, विलयन है, वो अंदर की ओर जा रहा है, कोशिका के अंदर की ओर। अंतः का मतलब होता है अंदर की। तो इस प्रकार की क्रिया जिसमें
उपस्थित कोशिका या ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस या प्लाज्मा सेल्स की सांद्रता से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्लाज्मा की सांद्रता से कम होता है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अंतःप्राशन क्रिया कहलाती है। तो आप लिख सकते हो इसमें ऐसी क्रिया जिसमें उपस्थित विलयन की सांद्रता जीवद्रव की सांद्रता से कम हो तो जल के अणु जीवद्रव में विसरण करने लगते हैं। इस क्रिया को अंतःप्राशन क्रिया कहते हैं। आप लिख सकते हो ऐसी क्रिया जिसमें उपस्थित विलयन की सांद्रता जीवद्रव की सांद्रता से क्या है? कम है, तो उसमें उपस्थित जो जल के अणु हैं वो जीवद्रव में विसरण करने लगेंगे। यह क्रिया को अंतःप्राशन क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि साम्यावस्था स्थापित ना हो। यह क्रिया जब तक चलेगी जब तक कि साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। तो इस प्रकार की क्रिया एंडोस्मोसिस मूवमेंट्स कहलाती है। नेक्स्ट बहिःप्राशरण क्रिया। बहिःप्राशरण क्रिया को समझने के लिए इसका विपरीत कैसे? ऐसा घोल या ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता, इसको मिटा देता हूं मैं, बहिःप्राशरण क्रिया एंडोस्मोसिस मूवमेंट एंडोस्मोसिस मूवमेंट। इस प्रकार की क्रिया में क्या हो गया कि ऐसा घोल या विलयन जिसकी सांद्रता जीवद्रव की सांद्रता से क्या हो? ज्यादा, मतलब विलयन की जो सांद्रता है जो हमारा सॉल्वेंट है सॉल्यूशन है, विलयन की जो सांद्रता है वो क्या है? ज़्यादा है, और जीवद्रव की जो सांद्रता है वो क्या है? कम। तो इस स्थिति में क्या होगा? आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो इसको। ये कोशिका है, ये जीवद्रव है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स जिसको सेमीफेरेबल मेम्ब्रेन्स बोल सकते हो, पारगम्य झिल्ली बोल सकते हो इसको। ये जल के अणु हैं, H2O है। अब इसकी सांद्रता क्या है? कम है, और इसकी सांद्रता क्या है? अधिक। जल की सांद्रता क्या है भाई? अधिक है। अब जल की सांद्रता अधिक है तो इस स्थिति में क्या होगा भाई? जल की सांद्रता अधिक है तो स्थिति क्या होगी? इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? अब जल के अणु की कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत है, फूली हुई है, इसलिए सांद्रता क्या है? कम है, और जल की सांद्रता अधिक हो गई है। तो अधिक सांद्रता हो गई है तो क्या करेंगे? इसमें जल के अणु बाहर की ओर विस्तारित होने लगे। कोशिका से बाहर की ओर जल के अणु या विलायकों के अणु निकलेंगे और इसको साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही साम्यावस्था में आ जाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है।
तो कहने का मतलब ये है, बहिर्परासरण क्रिया वह क्रिया होती है ऐसा घोल जिसमें उपस्थित जीव द्रव्य की सांद्रता घोल की सांद्रता से क्या हो, कम हो। उस स्थिति में जल के अणु अपनी कम सांद्रता से अर्थात जीव द्रव्य से बाहर की ओर विस्तारित होने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया क्या कहलाती है, बाहर की ओर निकलते हैं तो क्या कहलाती है, बहिर्परासरण। आप एक और समझ लीजिए, एक होता है समपरासरण, समपरासरणीय विलयन। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप 3 प्रकार से याद रख सकते हो इसको। समपरासरण, देखिए समपरासरण क्या होता है, आइसोस्मोसिस। समपरासरण क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दोनों विलयन और जीवद्रव या विलायक या जीवद्रव अपनी साम्यावस्था में स्थापित होते हैं। ना तो जल बाहर की ओर ग्रहण जाता है और ना अंदर की ओर लिया जाता है। तो इस प्रकार संप्रासरणीय क्रिया है, इसको आप ध्यान से रखिए। जो साम्यावस्था होती है उसको समझ सकते हो आप, साम्यावस्था भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं परासरण के महत्व। परासरण के महत्व देखिए, परासरण के क्या क्या महत्व है। परासरण के पादप कोशिकाओं में एनिमल सेल्स या जंतु कोशिका में अनेक महत्वपूर्ण होते हैं परासरण क्रिया। कोशिका कला के अंदर उपस्थित जो जीवद्रव होता है, उस जीवद्रव के अंदर जैसे जल की कमी हो जाती है तो बाहर से जल ग्रहण किया जाता है, और जल ग्रहण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो अपने महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो ग्रहण करता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो पहला हम क्या कह सकते हैं, खनिज लवणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण परासरण क्रिया द्वारा होता है। नंबर 2, मूल रोमों में जो पादप की जो जड़ें होती हैं उसमें उपस्थित जल के अणुओं का विसरण किसके द्वारा होता है, परासरण क्रिया के द्वारा होता है। आप लोगों ने देखा है जो पादप होते हैं वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि के माध्यम से भूमि के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। उसके अलावा जंतु कोशिका में जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के अंदर विभिन्न कंपोनेंट्स या विभिन्न खनिज तत्व का विसरण इसी के माध्यम से होता है। जंतु कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोशिका जो तत्व होते हैं उनका ग्रहण करना या वायुमंडलीय से गैसीय आदान प्रदान, ये सभी इसके द्वारा होता है, परासरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आपने डिटेल से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज के टॉपिक में हमने परासरण की परिभाषा पढ़ी है, परासरण का प्रदर्शन पढ़ा है, परासरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके अलावा जो परासरण है उसके क्या महत्व होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया।